नमस्ते। आपका स्वागत है। इस कहानी का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। क्लेयर ने 29 साल की उम्र में इस यकीन के साथ शादी की थी कि वह अपनी जिंदगी का सबसे सुरक्षित रास्ता चुन रही है। उसका पति ग्रेगरी भी 29 साल का था। वह एक स्थिर, संतुलित और सादे स्वभाव का आदमी था, जो हर फैसला सोच समझकर लेता था। वह कभी उस तरह का इंसान नहीं था जिसे देखकर क्लेयर के रोंगटे खड़े हो जाएं या उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाएं। लेकिन वह क्लेयर को वही दे रहा था जिसकी उसे तलाश थी, सुरक्षा। बहुत छोटी उम्र से ही क्लेयर ने दुनिया को जरूरत के चश्मे से देखना सीख लिया था। वह एक ऐसे घर में पली बढ़ी थी जहां बिजली के बकाया बिल की आवाज किसी भी संगीत से ज्यादा असर करती थी। बचपन में वह अपनी मां को बैंक से आए खतों को रसोई की अलमारी में छिपाते हुए देखती थी, जैसे ऐसा करने से आने वाला दर्द टल जाएगा। 12 साल की उम्र में उसने अपनी कॉपी किताबें खरीदने के लिए पिडिडहोसियों के कप दे दे धोना शुरू कर दिया था। और जब वह 18 साल की हुई तो उसने कसम खाई कि एक दिन वह उस तरफ होगी जहां फैसले किसी कमी के डर से नहीं लिए जाते। ग्रेगरी उसकी जिंदगी में उस वादे की जीती जागती मिसाल बनकर आया। एक अमीर परिवार का बेटा जो एक मजबूत कंपनी में काम करता था और जिसका भविष्य तय था। उसे योजनाएं बनाना पसंद था, सुरक्षा पसंद थी, और यही बात क्लेयर को एहसास कराती थी कि वह सही जगह पर है। उसे विश्वास था कि समय के साथ वह ग्रेगरी से उतना ही प्यार करना सीख जाएगी जितना वह हकदार था। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, रात के खाने में खामोशी बढ़ती गई और रविवार ज्यादा उबाऊ होने लगे। ग्रेगरी सब कुछ सही करता था, दिनचर्या का सख्ती से पालन करता था, जिम्मेदारी से उसका ख्याल रखता था। लेकिन शायद इसी वजह से हर चीज बेरंग होने लगी थी। क्लेयर को महसूस हुआ जैसे वह एक खूबसूरत दुकान की खित में रह रही है, जहां किसी भी चीज को छूने की इजाजत नहीं थी, जहां हर इशारा नपातुला था, जहां गले लगने का अंदाज भी एक जैसा होता था और उनके बीच का फासला भी। वह अनजाने में ही धीरे धीरे दूर होने लगी। उसने ग्रेगरी के मजाक पर हंसना बंद कर दिया, उसकी तरफ पीठ करके सोना शुरू कर दिया। नाश्ते के दौरान एक दो शब्दों में जवाब देने लगी। और सबसे दुखद बात यह थी कि ग्रेगरी यह सब देख रहा था। उसने कोशिश की, उसने दोनों के लिए छोटी यात्राओं की योजना बनाई, बिना किसी खास मौके के फूल खरीदे नए रेस्टोरेंट में जाने का सुझाव दिया। क्लेयर साथ जाती, तस्वीरों के लिए मुस्कुराती, उत्साहित होने का नाटक करती, लेकिन अंदर ही अंदर वह बस उस पल के खत्म होने का इंतजार करती। आराम से उसका दम घुट रहा था। समस्याओं का न होना ही एक समस्या बन गया था। जिंदगी एक पटरी पर दौड़ रही थी, हमेशा सीधी, हमेशा एक जैसी। और उसका दिल, जो कभी सब कुछ खोने के डर से चलता था, अब एक ऐसी जगह पर फंस गया था जहां कुछ खोता भी नहीं था और कुछ हासिल भी नहीं होता था। एक रात बिस्तर पर लेटे हुए वह कई मिनटों तक छत को घूरती रही। ग्रेगरी उसके बगल में सो रहा था। उसकी सांसें एक लय में चल रही थीं और उसका एक हाथ सीने पर टिका था। क्लेयर ने करवट ली और धीमी रोशनी में उसके चेहरे की रूपरेखा को देखने लगी। मन में न तो कोई नफरत थी, न गुस्सा, और न ही कोई अपराध बोध। जो था वह एक गहरा खालीपन था, एक ऐसे इंसान के बगल में होने का एहसास जिसे एक परिचित से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए था। उसे अपनी किशोरावस्था का एक पुराना पल याद आया, जब वह अपनी चाची के सोफे पर सोई थी, क्योंकि उसके माता पिता फिर से लद दे रहे थे। उस रात उसने खुद से वादा किया था कि उसकी जिंदगी अलग होगी,
और अब जब ऐसा हो गया था, तो वह सोच रही थी कि क्या वह वाकई यही चाहती थी। सवाल अब ज्यादा बार आने लगे थे। जब वह ग्रेगरी को देखती, तो उसे एक साथी नहीं, बल्कि एक ढांचा, एक बीमा पॉलिसी, उन सभी चीजों के खिलाफ एक ढाल नजर आती थी जिसका उसने सामना किया था, लेकिन प्यार कभी नहीं। वह किसी से अपने दिल की बात नहीं कह सकती थी, क्योंकि सबकी नजरों में उनकी शादी एकदम सही थी। ग्रेगरी हर औरत का सपना था, और अगर वह कहती कि उसे किसी चीज की कमी महसूस हो रही है, तो लोग उसे पागल समझते। वह खुद भी नहीं जानती थी कि उसे किस चीज की कमी खल रही है। वह बस इतना जानती थी कि कुछ तो था जो गायब था। अगले कुछ दिन हमेशा की तरह गुजरे। वह सुबह जल्दी काम पर निकल जाता। वह घर के काम और रोजमर्रा के छोटे मोटे काम निपटाती, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल चुका था। वह कुछ पलों से बचने लगी, जैसे सोफे पर साथ बैठना, एक साथ दोपहर का खाना खाना, भविष्य के बारे में बात करना। धीरे धीरे उसने खुद को एक दायरे में बंद कर लिया, जहां वह सांस ले सकती थी। यह एक ऐसी खामोशी थी जिसे ग्रेगरी समझ नहीं पाया, लेकिन उसने इसका सम्मान किया। और यही सम्मान, जिसे उन्हें एक साथ रखना चाहिए था, उन्हें और भी दूर करने लगा। अपनी सास के साथ दोपहर के भोजन पर क्लेयर ने एक ऐसी बात सुनी जो कई दिनों तक उसके दिमाग में घूमती रही। अपने बेटे पर गर्व करते हुए उस महिला ने कहा, ग्रेगरी हमेशा से एक भरोसेमंद आदमी रहा है। वह क्लेयर का ख्याल ऐसे रखता है जैसे कोई पिता अपनी बेटी का रखता है। यह बात उसे चुभ गई। सुरक्षित, देखभाल और मार्गदर्शन में रहने का विचार अच्छा लगता था, लेकिन यह उसकी आजादी भी छीन रहा था। क्लेयर को और कुछ चाहिए था। वह जिंदा महसूस करना चाहती थी, चाहे जाने का एहसास चाहती थी। उसे कोई उकसाए, यह चाहती थी। वह यह नहीं जानना चाहती थी कि आने वाला कल कैसा होगा। वह ठोकर खाना चाहती थी, जोखिम उठाना चाहती थी, ऐसे फैसले लेना चाहती थी जो सिर्फ तर्क या अतीत के डर पर आधारित न हो। उस हफ्ते बाथरूम के आईने में अपना अक्स देखते हुए उसने खुद से पूछा, क्या मैं इस सब की हकदार हूं? लेकिन जवाब नहीं आया। आईना सिर्फ एक ऐसे चेहरे को दिखा रहा था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन अंदर से उसे ऐसा लगता था जैसे वह किसी और की जिंदगी जी रही है। और पूरी तरह समझे बिना ही क्लेयर ने एक गलती करने की इच्छा की। कोई ऐसी वैसी गलती नहीं, बल्कि एक ऐसी गलती जो उसे उस एक रास्ता से बाहर निकाले, जो उस बुलबुले को तोड़ दे, जो उसे जिंदा होने का एहसास वापस दिलाए। उस पल क्लेयर को कोई अंदाजा नहीं था कि यह इच्छा उसे कितनी दूर ले जाएगी, और न ही वह जानती थी कि जिसे वह आजादी कह रही थी, उसकी उसे क्या कीमत चुकानी पड़ी ढेगी। वह बस एक ऐसे घर में बंद होने के एहसास से बचना चाहती थी जो इतना निखुएंट था कि असली नहीं लगता था, और उस पलायन की ओर पहला कदम उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा करीब था। किराने की दुकान का सफर इत्तेफाक से हुआ। क्लेयर रात के खाने के लिए कुछ सामान खरीदना भूल गई थी, और उसने ग्रेगरी के आने से पहले जल्दी से रुकने का फैसला किया। यह उन दिनों में से एक था जब सब कुछ बेतरतीब लग रहा था। वह विचलित थी, बिना ज्यादा ध्यान दिए गलियारों में घूम रही थी, जब तक कि वह अचानक मुद्दी और चावल का एक पैकेट पकड़े हुए एक आदमी से टकरा गई। उसने माफी मांगी। वह मुस्कुराया, एक सहज और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान, ऐसी मुस्कान जो बिना किसी कोशिश के ध्यान खींच लेती है। क्लेयर ने अपनी हंसी रोकी, अपने बाल ठीक किए और आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने बातचीत शुरू कर दी। जैविक खाद्य पदार्थों के सेक्शन के बारे में एक मजाक किया, और वह हंस पड़ी ढी। यह हंसी उसे हैरान कर गई, मजाक की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए
कि उसे याद नहीं था कि आखिरी बार वह कब इतनी सहजता से हंसी थी। उसने अपना नाम जूलियन बताया, कहा कि वह पास में ही रहता है और हमेशा इसी बाजार में आता है। क्लेयर ने बिना किसी और जानकारी के सिर्फ अपना पहला नाम बताया। उन्होंने वहीं अनाज के गलियारे में बात की। बातचीत 15 मिनट से ज्यादा चली और इस तरह बही जिसकी उसे आदत नहीं थी। उसमें ग्रेगरी की औपचारिकता नहीं थी, न ही उसके पति के दोस्तों वाली लगातार मूल्यांकन करने वाली नजर। जूलियन उसकी आंखों में सच्ची जिज्ञासा से देख रहा था, जैसे उसकी प्रतिक्रियाओं को समझने की कोशिश कर रहा हो। अलविदा कहने से पहले उसने कहा कि वह इस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहेगा। वह 2 सेकंड के लिए झिझकी, लेकिन उसे अपना फोन नंबर दे दिया। उसने उसका नंबर मार्केट वाली क्लेयर के नाम से सेव किया और आंख मारी। घर जाते समय वह यह समझने की कोशिश करती रही कि अभी अभी क्या हुआ था। यह सिर्फ एक बातचीत थी, लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जिसने उसे जगा दिया था। कुछ घंटों बाद उसके फोन पर आए एक संदेश ने इस एहसास की पुष्टि कर दी। मुझे उम्मीद है कि तुम रात का खाना बना लोगी। अगर तुम्हें रेसिपी में मदद चाहिए तो मैं एक बेहतरीन रसोइया हूं। क्लेयर मन ही मन हंसी। उसने जवाब दिया और बातचीत का सिलसिला जारी रहा। उस हफ्ते वे हर दिन बात करने लगे, पहले मामूली बातों पर, फिर ज्यादा निजी मामलों पर। जूलियन ने उससे पूछा कि उसे क्या सुनना, पढ़ना और अकेले में क्या करना पसंद है। क्लेयर को एहसास हुआ कि वह इस तरह से खुल रही थी जैसा वह ग्रेगरी के साथ भी नहीं करती थी। उसने यह बताने से परहेज किया कि वह शादीशुदा है। उसने बस इतना कहा कि उसकी जिंदगी उलझी हुई है, कि वह उतनी आजाद महसूस नहीं करती जितना वह करना चाहती है। जूलियन बिना किसी विवरण के सब कुछ समझता हुआ लगा। एक रात उसने एक ऑडियो संदेश भेजा जिसमें कहा गया था, तुम और ज्यादा सहजता की हकदार हो। कभी कभी असल में जागने के लिए हमें बस इसी की जरूरत होती है। क्लेयर ने यह ऑडियो ग्रेगरी के बगल में लेटे हुए सुना, जो पहले ही सो चुका था। एक आवेग में वह उठी और जवाब देने के लिए लिविंग रूम में चली गई। उसे फिर से जिंदा महसूस हुआ, जैसे वह अपने उस हिस्से को फिर से जी रही थी जो सो गया था। उनकी पहली मुलाकात एक हफ्ते बाद हुई। उसने ग्रेगरी से कहा कि वह एक दोस्त से मिलने जा रही है और निकल गई। वे एक शांत कैफे में मिलने के लिए राजी हुए, जो उन जगहों से दूर था जहां वह अक्सर जाती थी। वह जल्दी पहुंच गया और उसके हाथों में एक लाल गुलाब था। अंदर जाने से पहले क्लेयर ने एक झटके में अपनी शादी की अंगूठी उतारी। उसने उसे अपने मेकअप बैग में छिपा दिया, जैसे कोई ऐसी चीज छिपा रहा हो जिसे वह याद नहीं रखना चाहता। फिर जूलियन का इशारा देखकर वह मुस्कुराई और फूल को ऐसे पकड़ी दहा जैसे वह कोई वर्जित और कीमती चीज हो। बातचीत स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ी। उसने हाल की एक यात्रा, एक निजी परियोजना, उन सपनों के बारे में बात की जिन्हें वह अभी भी पूरा करना चाहता था। उसने अपनी दिनचर्या, उन दिनों के बारे में बताया जो अंतहीन रूप से दोहराए जाते थे। जूलियन उसे इस तरह ध्यान से सुन रहा था कि वह उसमें डूब गई। छोटे छोटे पलों में उसने उसकी बांह, उसके कंधे को छुआ और हर स्पर्श उसके अंदर कुछ जलाता हुआ महसूस हुआ। क्लेयर को लगा कि वह एक सीमा लांघ रही है, लेकिन साथ ही वह और आगे जाना चाहती थी। जब उसने सामान्य से ज्यादा देर तक गाल पर एक चुंबन के साथ अलविदा कहा, तो उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और कामना की कि यह पल अपराध बोध से ज्यादा लंबा हो। आने वाले दिनों में उनकी मुलाकातें ज्यादा होने लगीं, कभी पार्कों में तो कभी उसकी कार में। शारीरिक संपर्क
धीरे धीरे बढ़ा। एक दिन उसने उसका हाथ पगडीडी दिया और कुछ मिनटों तक उसे अपने हाथ में उलझाए रखा। दूसरे दिन वह करीब आई और अपना चेहरा उसके कंधे पर टिका दिया। जो एक भटकाव के तौर पर शुरू हुआ था, वह अब एक पनाहगाह बन चुका था। क्लेयर अपनी सुबह दोपहर के इंतजार में बेचैनी से बिताती, जब उसके पास उससे मिलने के लिए एक तैयार बहाना होता, और उसने आसानी से झूठ बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि वह पारिवारिक मामलों की देखभाल कर रही है, कि वह थक गई है, कि उसे कुछ समय अकेले चाहिए। ग्रेगरी ने कभी सवाल नहीं किया। वह हमेशा की तरह धैर्यवान बना रहा, और इस तरह यह सब और भी मुश्किल हो गया। एक महीने बाद जूलियन ने उसकी असली जिंदगी के बारे में और जानना चाहा। क्लेयर ने एक गहरी सांस ली और पहली बार ईमानदार थी। उसने कहा कि वह शादीशुदा है, कि वह अपने पति के साथ रहती है, कि शादी एक खामोश टूट-फूट की स्थिति में है, बिना किसी बहस के, लेकिन बिना किसी जिंदगी के भी। जूलियन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर शांति से जवाब दिया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूं, और जब तुम मेरे साथ होती हो, तो जिस तरह से तुम महसूस करती हो, वह मुझे पसंद है। अगर हम मिलते रहेंगे, तो यह हमारी आपसी पसंद से होगा, कोई दबाव नहीं। क्लेयर को एक अजीब राहत महसूस हुई। उसे फैसले की उम्मीद थी, लेकिन उसे समझदारी मिली, और इसने उसे और भी ज्यादा झुकने पर मजबूर कर दिया। उनकी मुलाकातों में चुंबन, लंबी आलिंगन और शांत स्पर्श शामिल होने लगे। क्लेयर जूलियन के लिए तैयार होने लगी। वह अपने कपड़े ज्यादा सावधानी से चुनती, अपने मेकअप पर ज्यादा ध्यान देती, बाहर निकलने से पहले अपनी कलाई पर इत्र लगाती। वह घर लौटती तो उसका दिल तेजी से धधक रहा होता, और सीने में एक उलझन भरा एहसास होता। एक तरफ उसे अपराध बोध महसूस होता था, दूसरी तरफ आजादी, और यही आजादी थी जो उसे फंसाए हुए थी। उसने सिर्फ अपने लिए एक नई दुनिया बना ली थी, जहां उसे चाहा जाता था, सुना जाता था, उकसाया जाता था, और हर बार जब जूलियन उसे उन जिज्ञासु और मजबूत आंखों से देखता, तो उसे और ज्यादा यकीन हो जाता कि उसने सही चुनाव किया है। क्लेयर का फोन उसकी इच्छा का विस्तार बन गया। संदेश सुबह जल्दी, दोपहर के भोजन के बाद, सोने से पहले आते। कभी कभी आधी रात को जब वह कहता कि उसने उसके बारे में सपना देखा है। एक रात वह उठी और एक संदेश देखा, जिसमें लिखा था, अगर मैं कर सकता तो मैं तुम्हें अभी लेने आ जाता। क्लेयर ने जवाब देने के बारे में सोचा, लेकिन इसके बजाय सिर्फ एक हल्की मुस्कान के साथ स्क्रीन को देखती रही, और बिना एहसास किए वह यह चाहने लगी कि यह गुप्त दुनिया ही असली हो। जो शादी के बाहर सिर्फ एक आकस्मिक मुलाकात होनी चाहिए थी, वह जल्द ही एक गुप्त दिनचर्या बन गई, जिसकी क्लेयर किसी भी चीज से ज्यादा चाहत करने लगी। जूलियन के साथ मुलाकातें उसके हफ्तों का ईंधन बन गई। वह सुबह उठते ही यह सोचने लगती कि वह उससे दोबारा कब मिल सकेगी। उसने अपॉइंटमेंट्स गढ़े, समय सारणी बदली, दिनचर्या बदली। वह घर से उन कपडिड्ढों से अलग कपडिद्ध पहनकर निकलने लगी, जो ग्रेगरी देखता था। वह रास्ते में कपडिड्ढे बदलती, कार में अपना मेकअप ठीक करती, हर विवरण ऐसे तैयार करती जैसे वह प्यार में डूबी कोई किशोरी हो। जूलियन के साथ बिताई हर नई दोपहर के साथ क्लेयर को महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी में फिर से रंग आ रहे हैं, भले ही इसका मतलब ग्रेगरी के साथ बनाई हर चीज को पूरी तरह से मिटाना हो। जूलियन ज्यादा सहज था, ज्यादा सीधा था, उसकी राय मजबूत थी। वह हाथों से बात करता था, जोर से हंसता था। उसके विचारों, उसके कपडिड्ढों
उसके इत्र की तारीफ करता था। जब वे साथ होते, क्लेयर बाकी सब कुछ भूल जाती। चुंबन ज्यादा तीव्र हो गए, स्पर्श ज्यादा साहसी, और यह अब सिर्फ पलायन नहीं रह गया था। यह एक नया रिश्ता था, भले ही छिपा हुआ हो। जिन दिनों वे नहीं मिल पाते, वे देर रात तक संदेशों का आदान प्रदान करते। कभी कभी वह कुछ मिनटों के लिए उसकी आवाज सुनने के लिए अपने ही घर के बाथरूम में खुद को बंद कर लेती। जब भी वह अपने फोन की स्क्रीन पर जूलियन का नाम देखती, तो उसका दिल तेजी से धक धकने लगता। उसने फोन को साइलेंट पर रखकर उल्टा सोना शुरू कर दिया, इस डर से कि गलत समय पर एक सूचना सब कुछ नष्ट कर देगी। दूसरी ओर ग्रेगरी शादी को बचाने की कोशिश करता रहा। वह फूल लाता, सप्ताहांत की यात्राओं का सुझाव देता, उनके लिए साथ में चखने के लिए अलग अलग वाइन खरीदता। और क्लेयर मुस्कुराती, ध्यान देने का नाटक करती, लेकिन वह पहले से ही अनुपस्थित थी। वह अपने पति के साथ किसी भी तरह के ज्यादा अंतरंग संपर्क से बचती। वह बहाने बनाती, कहती कि वह थक गई है, कि उसे जगह चाहिए। ग्रेगरी को बिना किसी सबूत के भी महसूस होने लगा कि कुछ बदल गया है। उसने सावधानी से पूछा, बात करने की कोशिश की, पूछा कि क्या कुछ गलत है। क्लेयर टाल जाती, विषय बदल देती। जब उसने युगल चिकित्सा का सुझाव दिया, तो उसने कहा कि यह एक अच्छा विचार हो सकता है, लेकिन कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया। चीजें नियंत्रण से बाहर होने लगीं जब जूलियन को उस घर से बाहर निकलना जहां वह रहता था। उसके वेतन में कटौती हुई, कर्ज जमा हो गया, और वह अस्थायी रूप से अपने माता पिता के साथ रहने चला गया। इससे उनकी मुलाकातें मुश्किल हो गईं। क्लेयर अब उसके पास नहीं जा सकती थी, और जूलियन निराश होकर उस पर ज्यादा दबाव डालने लगा। वह उसे ज्यादा बार देखना चाहता था, ज्यादा जोखिम उठाना चाहता था। तभी उसने निर्णायक गलती की। एक दोपहर, जब ग्रेगरी एक बिजनेस ट्रिप पर बाहर था, क्लेयर जूलियन को उस घर में ले आई जिसे वह अपने पति के साथ साझा करती थी। ये एक अदृश्य सीमा को पार करने जैसा था। वह घबराई हुई थी, लेकिन उल्लंघन से उत्साहित थी। उसने सजावट की तारीफ की, उस जगह को ऐसे खोजा जैसे यह उनकी अंतरंगता का विस्तार हो। वे हाँफते हुए, हंसते हुए जोधे के बिस्तर पर पहुंचे, और बातचीत के बीच कपड़े पहनने के बाद जूलियन ने ग्रेगरी के बारे में मजाक किया। उसने उसे महीने का सबसे अच्छा कर्मचारी कहा। क्लेयर हंस पड़ी ढी। उसने कहा कि वह भोला है, कि उसे कभी कुछ शक नहीं होगा, और दोनों ऐसे हंसे जैसे वे किसी अनजान चरित्र का मजाक उड़ा रहे हों। क्लेयर अपने दिन ऐसे जीती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगी। उसे अब उतना अपराध बोध नहीं होता था। झूठ बोलते समय वह कांपती नहीं थी। वह यह सोचने लगी कि ग्रेगरी को कभी पता नहीं चलेगा। जूलियन मांग करता रहा, ज्यादा समय चाहता था, योजनाएं चाहता था, और वह सुरक्षित दुनिया और रोमांचक दुनिया के बीच फंसी, यह मानने लगी कि वह दोनों को बनाए रख सकती है। लेकिन सच्चाई पहले ही कैद हो चुकी थी, और जो आगे आने वाला था वह कोई बातचीत या आंसू या माफी नहीं थी। यह अंत की शुरुआत थी, इस तरह से जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। शाम के लगभग 8 बजे थे जब क्लेयर ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। ग्रेगरी हमेशा की तरह आया, एक शांत भाव और आरामदेह मुद्रा के साथ, जैसे किसी ने अभी अभी काम पर एक और सामान्य दिन बिताया हो। उसने पूछा कि उसका दिन कैसा रहा। उसने जवाब दिया, हमें बात करने की जरूरत है। उसका लहजा अलग था,
क्लेयर ने अपनी बेचैनी छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरें पहले से ही भारी और सीधी थीं। ग्रेगरी ने उसे सोफे पर बैठने को कहा। उसने एक रिकॉर्डिंग ऐप खोला, एक फाइल ढूंढी और बिना कुछ कहे प्ले दबा दिया। उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। यह साफ थी, उसका जूलियन के साथ हंसना, उसका ग्रेगरी को अंधा, आसानी से मूर्ख बनने वाला कहना, जूलियन का कहना कि उस बेवकूफ को कभी कुछ शक नहीं होगा, और फिर उन दोनों का यह कहना कि यह लगभग मजेदार था। क्लेयर जम गई। उसका चेहरा पीला पोड़ीडिएच गया। जो आत्मविश्वास था, वह सेकंडों में घबराहट में बदल गया। उसने उसके हाथ से फोन छीनने की कोशिश की, लेकिन ग्रेगरी ने उसे मजबूती से पगडीडीएच रखा था। उसने चिल्लाया नहीं, कुछ तोद्धा नहीं। उसने बस देखा। जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई, तो उसने उसे कुछ सेकंड तक घूरा और मजबूती से कहा, अब अपना सामान पैक करो, तुम आज ही जा रही हो। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ उठाकर खामोशी का इशारा किया। तभी क्लेयर को एहसास हुआ कि यह पल अंतिम था, लेकिन जो वह अभी तक नहीं जानती थी, वह यह था कि यह सब हफ्तों पहले तय हो चुका था। ग्रेगरी अपने शांत स्वभाव के बावजूद कुछ समय से शक कर रहा था। लंगधे बहाने, दूर की नजरें, कुछ दिनों पर उसके पहने हुए अलग इत्र, जिस तरह से वह उसके पास आते ही अपना फोन गिरा देती थी, समय सारणी में बदलाव, स्वाभाविक दिखने की कोशिश। वह कभी भोला नहीं था, बस धैर्यवान था। और खामोशी में उसने अपनी पहेली खुद सुलझानी शुरू कर दी। उसने दो छोटे डिजिटल रिकॉर्डर खरीदे और उन्हें चुपके से एक बेडरूम में, दूसरा लिविंग रूम में लगा दिया। उसने उन्हें लंबे समय तक रिकॉर्ड करने के लिए प्रोग्राम किया और इंतजार किया, और फिर उसे रिकॉर्डिंग मिल गई। हर हंसी, हर अपमान, ग्रेगरी ने सब कुछ सुना था, लेकिन उसका फैसला तेज था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ऑडियो फाइल्स सीधे क्लेयर के माता पिता को भेज दी, साथ में एक संक्षिप्त संदेश के साथ, शायद आप दोबारा मुझसे मदद मांगने से पहले यह सुनना चाहेंगे। वे माता पिता जो सालों से उसके पैसे पर निर्भर थे, वही ग्रेगरी था जो उनके घर का किराया भरता था, वही था जो उनका स्वास्थ्य बीमा बनाए रखता था, जो बुनियादी खर्चों को कवर करता था, जो उस परिवार को न्यूनतम स्थिरता प्रदान करता था। और अब एक क्लिक के साथ यह सब ढहने लगा था। दृश्य वर्तमान में लौटता है। क्लेयर रो रही है, कह रही है कि वह खोई हुई महसूस कर रही है, कि उसे नहीं पता कि यह कैसे हुआ, कि जूलियन सिर्फ एक गलती थी। उसने कहने की कोशिश की कि शादी अभी भी बचाई जा सकती है, कि वह बदलने, फिर से बनाने को तैयार है। उसने कहा कि यह कमजोरी का एक पल था, कि दिनचर्या ने उसका दम घोंट दिया था। उसने अपने दिमाग में आए सभी शब्दों का इस्तेमाल किया, भले ही वह उन पर विश्वास नहीं करती थी। ग्रेगरी खामोशी से सुनता रहा। वह सोफे से उठा और हॉलवे में चला गया। उसने बेडरूम का दरवाजा खोला और कहा, तुम्हारे पास कल सुबह तक का समय है। मैं अपने भाई के घर सोने जा रहा हूं। उसने अभी भी उसकी बांह पकड़ी डी डीहने की कोशिश की, लेकिन वह पीछे हट गया, बिना किसी आक्रामकता के, बिना किसी नाटक के, बस एक खाली नजर के साथ, जैसे कोई समझने की कोशिश छोड़ चुका हो। अगली सुबह क्लेयर ने अपने कपड़ी दिद्धे दो सूटकेस में पैक किए। उसने घर के कोनों को देखने से परहेज किया। वह जानती थी कि वहां का हर विवरण एक ऐसे आदमी की उपस्थिति लिए हुए था जो सालों से उसके साथ था, बिना कभी वास्तव में प्यार किए। उसने एक राइड शेयर बुलाई और अपने माता पिता के घर चली गई। जब वह पहुंची, तो उसकी मां ने उसे एक ऐसी नजर से देखा जिसमें सदमा, शर्म और गुस्सा मिला हुआ था। उसके पिता
अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकले। क्लेयर जानती थी कि उस बिंदु से सब कुछ अलग होगा, और उस पल अभी भी अपने पतन की गहराई को समझे बिना उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ही हाथों से सब कुछ तबाह कर दिया था। ग्रेगरी एक मजबूत उपनाम वाले परिवार से आता था, उस तरह का जो दरवाजे खोलता है और यह भी जानता है कि उन्हें कब बंद करना है। वह उन लोगों के बीच पला बढ़ा था जो महत्वपूर्ण पदों पर थे, कंपनी के निदेशक, व्यापार के मालिक, प्रभावशाली दोस्त जो उसके पिता और खुद ग्रेगरी के पुराने एहसानों के ऋणी थे। वह एक शांत स्वभाव का आदमी था, लेकिन ये जब उसे कदम उठाना होता था तो वह पूरी सटीकता से काम करता था। जैसे ही अफेयर का स्कैंडल सामने आया, उसने दो फोन किए। पहला फोन उस प्रशासनिक इलाके के एक जानकार को था जहां जूलियन काम करता था। दूसरा फोन एक स्थानीय रिटेल चेन के एग्जीक्यूटिव को, जो जूलियन जैसी थर्ड पार्टी सेवाओं को काम पर रखती थी। कुछ ही दिनों में उसका नाम एक ऐसी लिस्ट में डाल दिया गया जो चुपचाप लेकिन असरदार तरीके से हर जगह पहुंच गई। और जब ग्रेगरी ने सीधे जूलियन को फोन किया और बस इतना कहा, इस शहर में तुम अब काम नहीं करोगे, तो यह धमकी बढ़ा चढ़ाकर नहीं लग रही थी। यह एक सजा थी, एक फैसला। जूलियन ने फिर भी अपना संयम बनाए रखने की कोशिश की। उसने कहा कि ग्रेगरी कुछ ज्यादा ही कर रहा है, कि इस मामले को इतना बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों ने सब कुछ खुद ब खुद साफ कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकलने लगे, फोन की घंटियां बजनी बंद हो गईं, पुराने सहकर्मी उससे बचने लगे, कुछ उसे देखकर अनदेखा करने का नाटक करते, दूसरे सड़क पार कर लेते। वह इंटरव्यू के लिए गया और उसे टाल मटोल वाले जवाब मिले। जब उसने पूछा कि कोई फॉलोअप क्यों नहीं आया, तो उसे प्रोफाइल ठीक नहीं है या पद भर गया है जैसे बहाने सुनने को मिले। जूलियन जल्द ही समझ गया कि उस पर निशान लगा दिया गया है, और ग्रेगरी ने इसे कोई राज नहीं रखा था। वह सीधा, ठंडा और योजनाबद्ध था। जूलियन का नाम मुसीबत का दूसरा नाम बन गया था। अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद होने और बिना किसी सहारे के जूलियन ने अपना थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा किया और शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अलविदा नहीं कहा। क्लेयर को कोई संदेश नहीं, कोई माफी नहीं, कोई इशारा नहीं। वह बस गायब हो गया। उसने एक कायर की तरह गायब हो जाना चुना, बिना किसी जिम्मेदारी का हिस्सा उठाए। क्लेयर को उसके जाने की खबर दूसरों से मिली। एक कॉमन दोस्त ने बताया कि जूलियन को नौकरी से निकाल दिया गया था और वह बिना बताए चला गया कि कहां जा रहा है। उसने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे गहरा धक्का लगा। उसने सोचा था कि कम से कम वह संपर्क करेगा, कुछ कहेगा, थोड़ी सी हमदर्दी दिखाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इस बात ने उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा चोट पहुंचाई, क्योंकि तब तक वह यह मानती थी कि उसने जो भी उसके साथ जिया था वह सच था। उसके भाग जाने ने उस भ्रम को भी खत्म कर दिया। बिना किसी सहारे के और आसपास किसी के न होने पर क्लेयर ने कुछ तनावपूर्ण हफ्तों के बाद अपने माता पिता का घर छोड़ दिया। उस पर लगातार आरोप लगते रहे। उसकी मां दोहराती रहती कि उसने परिवार की स्थिरता के एकमात्र मौके को बर्बाद कर दिया है। उसके पिता उससे मुश्किल से ही बात करते थे। ग्रेगरी, जो हर महीने पैसे जमा करता था, वह बंद हो गया था, और उसके साथ आए थे अधूरे बिल, वसूली के लिए फोन कॉल्स और कठोर सच्चाई। जो कुछ थोड़ा बहुत बचा था, उससे क्लेयर ने एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट किराए पर ले लिया, जो बिल्कुल सादा और कम फर्नीचर वाला था। लेकिन यह पछतावे से घिरी होने के बावजूद एक नई शुरुआत का प्रतीक था। उसने एक स्टेशनरी की दुकान में एक साधारण सी नौकरी कर ली। वह ग्राहकों को सामान देती,
अलमारियों को व्यवस्थित करती और इन्वेंट्री का प्रबंधन करती। वह हर दिन बिना किसी जल्दी के काम पर पैदल जाती, जैसे कोई अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसने अपनी जिंदगी के साथ क्या कर दिया है। उसके डिजाइनर कपड़ों की जगह साधारण कपड़ों ने ले ली थी। उसके बाल, जो पहले हमेशा सजे संवरे रहते थे, अब बंधे रहते थे। मेकअप एक दुर्लभ वस्तु बन गया था, जो उन खास मौकों के लिए रखा गया था जो कभी आते ही नहीं थे। वह लंबे समय तक आईने से बचती रही, घमंड की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उस चीज का सामना नहीं करना चाहती थी जो वह बन गई थी। क्लेयर काउंटर पर कुछ सामान व्यवस्थित कर रही थी जब उसने दरवाजे की घंटी सुनी। उसने जल्दी से एक नजर डाली और एक औरत को अंदर आते देखा। उसकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों पर सादे चश्मे थे और हाथ में एक फोल्डर था। बस एक और ग्राहक, जब तक कि क्लेयर ने चेहरा नहीं पहचान लिया। एक पल के लिए उसका शरीर जम गया। वह सामंथा थी, ग्रेगरी की बहन। दोनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा। सामंथा ने भी उसे पहचान लिया था। वह हैरान नहीं लग रही थी, बस एक पल के लिए बिना कोई भाव बदले उसे देखती रही। वह काउंटर तक चली आई और वहां कुछ सामान रखा। क्लेयर, यह न समझते हुए कि कैसे प्रतिक्रिया दे, बस उत्पादों को स्कैन करती रही, अपना संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए। लेकिन उन दोनों के बीच की खामोशी भारी थी, उन सभी बातों से भरी हुई थी जिन्हें कहने की जरूरत नहीं थी। सामंथा ने अपना बटुआ निकाला, कार्ड से भुगतान किया और जाने से पहले बस इतना कहा, वह ठीक है, पर वह बदल गया है। क्लेयर वहीं जमकर खड़ी रह गई। उसे इस मुलाकात या इस एक लाइन की उम्मीद नहीं थी। वह कुछ सेकंड तक चुप रही, यह समझने की कोशिश करती रही कि यह उकसावा था, एक जानकारी थी, या बस यूं ही कहा गया एक सच था। इससे पहले कि वह खुद को रोक पाती, उसके मुंह से सवाल निकल गया, क्या वह मुझसे नफरत करता है? सामंथा झिझकी। उसने क्लेयर को दृढ़ता से देखा और जवाब दिया, उसने कहा कि उसने तुम्हें माफ कर दिया है, पर माफी का मतलब साथ रहना नहीं होता। ये शब्द क्लेयर को सीधे रूखेपन से लगे। सामंथा की आवाज में कोई नाराजगी नहीं थी, बस एक तथ्य था। क्लेयर ने बस सिर हिलाया और सामंथा बिना पीछे मुड़े चली गई। उसने अगले ग्राहक को बिना एक शब्द कहे सामान दिया। जैसे ही ग्राहकों की भीड़ कम हुई, वह दुकान के पिछले हिस्से में गई और अकेली बैठ गई, ठंडी दीवार से टिककर। आंसू आसानी से बह निकले, लेकिन ये वे आंसू नहीं थे जो उसने महीनों पहले रोए थे। ये ज्यादा शांत थे, एक ऐसा रोना जो तब आता है जब सच्चाई आखिरकार किसी के भीतर अपनी जगह बना लेती है। क्योंकि उस पल क्लेयर समझ गई थी कि जिस माफी की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, वह मिल गई थी, और यह अपने आप में किसी भी वापसी से ज्यादा शक्तिशाली था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगली बार मिलते हैं।